हेलो एवरीवन। हम लोग अभी तक उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में हम लोग दो चीजें देख चुके थे। एक तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन और उत्तर प्रदेश की कृषि हमने शुरू करी थी, जिसमें हमने कुछ मुख्य चीजों के बारे में देखा था, जैसे कि कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, तो उत्तर प्रदेश का उन फसलों के उत्पादन में किस प्रकार से स्थान है, क्या स्थान है, उनकी क्या भूमिका है। और अब हमें आगे देखना है कि जो सिंचाई के साधन हैं वो किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप देखो, ये आपके सामने मैंने एक पाई जो चार्ट है उसको लेकर के आई हूँ मैं। और इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पहले स्थान पर सिंचाई का साधन है वो है ट्यूबवेल। देखो, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर हम मैं कहूँ कि हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम बहुत अच्छे से ये अध्ययन करते हैं कि जो सिंचाई के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। और उसमें हम देखते हैं कि सिंचाई के तरीकों में दो मेजर तरीके होते हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं मैक्रो इरिगेशन और एक को हम बोलते हैं माइक्रो इरिगेशन। यानी कि ये होती है सूक्ष्म सिंचाई। तो सूक्ष्म सिंचाई के साधन या फिर वृहद सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। तो आप देखो कि जो नलकूप है यानी कि जो ट्यूबवेल है, आप देखोगे कि मोस्टली जो खेत होते हैं वहां पर जो हम सिंचाई का मेन साधन इस्तेमाल करते हैं वो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। और ट्यूबवेल से हम मोटर चला करके पानी निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी खेतों में सप्लाई कर देते हैं, जिससे कि सिंचाई बहुत अच्छे से हो जाती है फसलों में। तो अब देखो कि सिंचाई का सबसे बड़ा साधन और यह भूजल पर निर्भरता है। आप देखोगे कि भारत भूजल निष्कासन में प्रथम स्थान पर आता है ना। तो भारत भूजल निष्कासन में प्रथम स्थान पर आता है। और भूजल निष्कासन से तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ सिंचाई के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि आप देखते होंगे कि घरों में हम पीने के पानी के लिए समरसेबल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसके बाद हम आरओ लगा करके रखते हैं, तब फिल्टर होकर के हमें जो पानी मिलता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से वो हमें पानी मिल जाता है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये कि हम लोग बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से जो भूजल है उसकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। और यह एक सतत विकास के लिए या संधारणीय विकास के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। फिर उसके बाद हम नहरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गंगा व अन्य नदियों से जुड़ी नहर प्रणाली। फिर हम इस्तेमाल करते हैं स्थानीय जल स्रोत व पंपिंग सेट यानी कि तालाब और अन्य साधन। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्षा आधारित खेती। तो वर्षा आधारित खेती उत्तर प्रदेश में कम होती है, यानी कि मानसून पर निर्भर क्षेत्र की जब बारिश होगी तब जा करके हमारी खेती हो पाएगी। तो क्योंकि मानसून अनियमित है, अनिश्चित है, और इस वजह से नहीं कहा जा सकता कि कब बहुत अधिक बारिश हो जाए और कब बिल्कुल भी बारिश ना हो, सूखा रहे। और उसकी वजह से क्या होगा कि फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा। और इसीलिए आवश्यकता है कि जो हमारी वर्षा आधारित खेती है वो कम से कम हो, और उत्तर प्रदेश में है भी ऐसा, है ना। तो चलो आगे चलते हैं। आगे जो हमें देखना है वो ये कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। आप देखो, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं। हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि उत्तर प्रदेश की लगभग जो 2/3 आबादी है वो खेती पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है ना। तो वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। और इस इसलिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं उनको कम से कम किया जाए। और उसके लिए आवश्यक है कि हमें ये देखना होगा कि कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं वो हैं क्या असल में। तो देखो, जो उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की चुनौतियां हैं उसमें पहला तो है छोटी व बिखरी जोत। क्या आप देख पा रहे हो, छोटी व बिखरी जोत। इसका मतलब है कि देखो, हम क्या बोलते हैं, हमने किसानों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि एक होते हैं सीमांत किसान, एक होते हैं छोटे किसान, और एक होते हैं मध्यम किसान। तो जो छोटे किसान हैं और सीमांत किसान हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग उनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। और अब आप देखो कि यदि 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी तो इसका मतलब है उसमें ट्रैक्टर बहुत आसानी से नहीं चल पाएगा,
मतलब एक बार ट्रैक्टर चला, यहाँ तक गया, जाते ही भूमि समाप्त। और फिर अब वहां पे कैसे काम होगा? थ्रेसर अगर होनी है तो कैसे होगी? अगर बुआई होनी है तो वो कैसे होगी? है ना? या फिर और भी टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जाना है वो इतने कम जगह में कैसे हो पाएगा? तो यदि टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब है कि उत्पादकता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो जोतें हैं वो थोड़ी बड़ी हैं, और उसकी वजह से वहां पर यंत्रीकरण खेती में बहुत आसानी से हो जाता है, और इसकी वजह से वहां उत्पादकता बहुत अच्छी आती है। और यही कारण है कि वहां के किसान किसान सीमांत और छोटे किसान नहीं है, ज्यादातर किसान मंझोले और बड़े किसान हैं, है ना, जिसका उन्हें फायदा मिलता है। उसके बाद जो दिक्कत है, घटता भूजल स्तर, और ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि भूजल स्तर घटने से क्या समस्या आती है। यदि भूजल स्तर घटेगा, उसकी मात्रा घटेगी, इसका मतलब है जो जो हमारा भूजल है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी भी घट जाएगी। और यदि क्वालिटी घटेगी, और तो इसका मतलब होगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो मृदा है उसमें भी परिवर्तन आएगा, मृदा की सांद्रता में, जो खनिजों की सांद्रता होती है उसमें भी परिवर्तन आएगा। और यदि ऐसा होता है तो खेती निसंदेह प्रभावित होगी, और यदि खेती प्रभावित होगी तो इसका मतलब है कि उत्पादन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो भूजल स्तर, और दूसरी बात ये है, ना तो एक तो हमने क्वालिटी देखी मृदा की, दूसरा क्या है कि यदि भूजल स्तर कम होगा तो सिंचाई कैसे होगी? क्योंकि हम लोग अभी देख चुके कि जो ज्यादातर सिंचाई है वो कैसे हो रही है, वो ट्यूबवेल के माध्यम से हो रही है। तो अगर ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई हो रही है, इसका मतलब है कि अगर भूजल स्तर कम हुआ तो फिर सिंचाई हो नहीं पाएगी, और सिंचाई नहीं होगी तो फिर फसल कैसे आएगी? है ना? उसके बाद हम देखते हैं कि बाजार और मूल्य अस्थिरता, ये पूरे भारत की ही समस्या है। देखो, ये जो समस्या है, हमने उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा की, ये पूरे भारत में ही समस्या दे रही है ना? ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में है दूसरे में नहीं है, पूरे भारत में ही है। और ये बाजार और मूल्य अस्थिरता सबसे बड़ा दिक्कत का विषय है। कैसा? कि जो किसान हैं वो एमएसपी देख करके अपनी फसल की बुआई करते हैं कि इस साल इस फसल पर इतना एमएसपी मिलने वाला है। यदि जिस फसल पर जितना एमएसपी ज्यादा मिलता है, उतनी ज्यादा वो फसलें बोते हैं, और वही फसलें काटी जाती हैं। लेकिन तब क्या होता है कि हर किसान वही फसल उगा लेता है जिसकी एमएसपी मिलती है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि भाई एक किसान ने मान लीजिए धान की खेती करी, दूसरे किसान ने भी करी। अब यदि आपूर्ति धान की ज्यादा हो जाएगी, यदि धान की आपूर्ति ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसकी मांग कम होगी। यदि मांग कम हुई तो फिर क्या होगा? उसकी कीमत भी गिर जाएगी, है ना? उसकी क्या होगी? कीमत भी गिर जाएगी। तो इस वजह से किसानों को क्या होता है? उनकी आय कम हो जाती है। आय कम हो जाती है, इसका मतलब है कि उनका जीवन निर्वाह ठीक से नहीं हो पाता, और जब जीवन निर्वाह ठीक से नहीं हो पाता तो वे कर्ज में डूबने लगते हैं, और जब कर्ज में डूबने लगते हैं तो क्या होता है? उनका शोषण होता है, और जब शोषण होता है तो तंग आकर के वे क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो यही कारण है कि किसानों में आत्महत्या बहुत अधिक हो रही है ना? जिसको रोकना अत्यधिक आवश्यक है। और अब जो चौथा कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। तो अनियमित वर्षा और असामान्य तापमान से फसल उत्पादन प्रभावित होता है। तो जलवायु परिवर्तन से जो पर्यावरणीय चीजें हैं और उसमें भी फसलें अत्यधिक प्रभावित होती हैं। तो आवश्यक है कि इसको भी ठीक किया जाए। अब क्या कर सकते हैं इनको ठीक करने के लिए? छोटी व बिखरी जोतों के लिए ये किया जा सकता है कि सहकारी जो खेती है, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें कई किसान मिलकर के अपनी जोतों को सामूहिक रूप से उसमें माने कि ये हम सबकी जो जमीन है और उस पर सामूहिक रूप से खेती करें। जो लाभ आए या जो नुकसान हो वो आपस में बांट लिया जाए, और उसमें जनरली यही होगा कि लाभ होगा, क्योंकि जोत जो है वो बढ़ जाएगी, है ना? उसके बाद जो घटता भूजल स्तर है, तो जो एक तो सब्सिडी दी जाती है अ, बिजली पर, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, जिससे कि भूजल स्तर बना रहे। क्योंकि सब्सिडी की वजह से दिक्कत ये होती है कि जो किसान है वो ध्यान नहीं देते, और अंडरग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन यानी कि निष्कासन करते रहते हैं। तो अगर उनको बिजली की सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो उससे होगा ये कि वो ध्यान रखेंगे।
है ना। और जो बाजार और मूल्य स्थिरता है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ध्यान यह दिया जाना चाहिए कि किसी एक फसल पर एमएसपी कैसे निर्धारित की जा रही है और किस प्रकार से उत्पादन किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि एमएसपी में जितनी एमएसपी ज्यादा होगी उतना ही किसान ज्यादा वो फसल उगाएंगे। तो ऐसी फसलों पर एमएसपी ज्यादा दी जानी चाहिए जो कम उगाई जाती हैं और जिनमें अत्यधिक पानी भी खर्च ना हो, जिनमें अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता भी ना हो, जैसे मोटे अनाज, है ना। तो ये चीज इसके लिए की जा सकती है। तो ये इसके हम समाधानों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।